क्लियर हो गया पॉइंट? दैट मीन जब भी फ्लेक्सिबल रेट की बात की जाए वहां पर कंसेप्ट एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट यूज होने वाला है। बस फर्क बस इतना है, जो बढ़ने घटने का कंसेप्ट है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल होता है। यहाँ पे मेन रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। जहाँ पे रेट को फिक्स करने का रोल गवर्नमेंट का होता है, उसे हम कौन सा रेट कहेंगे? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहेंगे। रेट, जैसे ही मैंने रेट को इंक्रीज किया, मेरी डिमांड इस पॉइंट से आके यहाँ पर आ गई। दैट मीन्स डिमांड क्या है? कम होगी, जिसके कारण मेरी जो डिमांड कर्व है हमेशा डाउनवर्ड होती है। सेकंड कंसेप्ट आपको जो समझ के रखना है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, सो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर रखा है, हमने बिजनेस भी स्टार्ट कर रखा है, थोड़ा बहुत जो हम अकाउंट्स का भी कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जो एग्जाम के अंदर कम से कम 6 या फिर 4 नंबर, एक नंबर में तो आते ही आते हैं, हर एक चैप्टर में से एक 2 क्वेश्चंस। तो आज मैं कम से कम आपको 10 नंबर का चैप्टर जो है ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट का, ये चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझने हैं और उसके बेस पर आपको पूरा चैप्टर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वैसे करेंगे हम। फॉरेन एक्सचेंज रेट, देखो सबको पता है चैप्टर ऐसे ही नहीं शुरू करते, हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो सभी पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए जी, अपना एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल में क्या चल रहा है? टीकू मीकू, पीकू का एग्जाम्पल है ना, राइट। ये है मिस्टर टीकू जी, ठीक है जी, और ये है मिस्टर मीकू जी, ठीक है। देखो जो भी बच्चा देख रहा है ना इस वीडियो को, इस वीडियो के अंदर आप परचेजर को अपने आप को रख लेना, ठीक है। मेरा ये जो टीकू है ये कौन है? बायर है, और ये कौन है? सेलर है, ठीक है। अब बायर का मतलब कौन होता है? जो सामान को खरीदता है। सेलर का मतलब कौन होता है? जो सामान को बेचता है। इट्स नॉर्मल कि बायर ने डिमांड की होगी कि मुझे ये सामान चाहिए, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मैं पिज़्ज़ा लेने के लिए गई कैफ़े के अंदर, तो मैंने क्या, किस चीज़ की डिमांड करी? पिज़्ज़ा की डिमांड करी। मेरे लिए वो क्या है? गुड्स है, ठीक है। और मैं इसको क्या करूँगी? इसने मुझे क्या दिया है? पिज़्ज़ा दिया है, और मैं इसके बदले में क्या करूँगी? पेमेंट करूँगी। इसने मुझे गुड्स दी है, ठीक है, और मैं इसको क्या करूँगी? पेमेंट करूँगी। अब देखो इंडिया के अंदर हम पेमेंट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इंडिया के अंदर सेम करेंसी अप्लाई होती है हर स्टेट के अंदर, है ना। चाहे आप पंजाब के अंदर बात कर लीजिए, चाहे यूपी के अंदर बात कर लीजिए, चाहे हरियाणा के अंदर बात कर लीजिए, या फिर राजस्थान के अंदर बात कर लीजिए। इवन इंडिया के सभी स्टेट्स के अंदर क्या चलता है? इंडियन करेंसी चलती है, हमारी होम करेंसी चलती है, जो क्या है? रुपीज़ है ना, सबको पता है। अब मैं कोई भी गुड्स खरीदूं या फिर मैं किसी भी तरह की सर्विस लूं, सर्विस जैसे कि बस में मैंने ट्रैवल किया तो बस वाले ने मुझे टिकट दी, तो टिकट लेने के बदले मुझे क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जा रही है, मैंने क्या किया? उसमें रुपीज़ में पेमेंट की है ना। तो टीकू ने गुड्स को खरीदा है, सर्विसेज को लिया है, तो उसके बदले में पेमेंट करेंगे, तो वो पेमेंट हमारे रुपीज़ में होगी, राइट। अब यहाँ पर ये वर्ड जो आ रहा है, ये एग्जाम्पल क्यों दिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये कॉमन एग्जाम्पल आप सभी करते हैं डेली लाइफ में। कोई भी सामान, आप पेन खरीदने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट वाले जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा? आपको पेन देगा, आप उसके बदले में उसके पैसे देंगे, है ना। तो ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। आप अपनी नीड्स और अपनी वांट्स, अपनी डिज़ायर को सेटिस्फाई कर रहे हो, है ना। डिमांड आपने क्रिएट की, उसके बदले में आप उसको पेमेंट भी करोगे, तभी डील कंप्लीट होगी। तो ये तो हो गया एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरेन की बात की गई है। यहाँ तो मैंने एग्जांपल लिया अपने विद इन इंडिया, कि आप विद इन इंडिया क्या कर रहे हो? एक दूसरे से सेल परचेज कर रहे हो। जब यही बात हम ये कहें कि हम बाहर वाले देशों के साथ कर रहे हैं, मैं कहूँ कि ये जो टीकू है ये बिलोंग करता है यूएसए से। किससे बिलोंग करता है? यूएसए से। और ये जो मीकू है ये बिलोंग करते हैं जी इंडिया से। चलो जी, अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि अब टीकू ने क्या किया? अभी भी ये जो यूएसए क्या है? बायर है, और इंडिया क्या है? सेलर। जो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या है? सेलर है। अब यूएसए ने कोई सामान खरीदा है, तो इंडिया वाले क्या करेंगे? इसको सामान देंगे, और यूएसए वाले क्या करेंगे? हमें पेमेंट करेंगे। अब गुड्स भी हो सकती है, वो सर्विसेज भी हो सकती है, ठीक है जी। अब पेमेंट जो करेगा,
अब नॉर्मल सी बात है, यूएसए की करेंसी कैसी है बच्चे, डॉलर में है, हमारी करेंसी कैसी है बच्चे, रुपीज़ में है। आज के टाइम में अगर मैं अब अक्टूबर की बात करूं तो आज के टाइम में एक जो डॉलर है हमें मिल रहा है 83.55 के करीब मिल रहे हैं, है ना। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आज के टाइम में एक डॉलर हमारे पास मिल रहा है 83 रुपीज़ का। मीन्स कि एक डॉलर लेने के लिए ना हमें अपने भारत की करेंसी हमें 83 रुपये देनी पड़ेगी, जिसकी हमारी करेंसी हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी पर्टिकुलर एक डॉलर को लेने के लिए, है ना। अब इंडिया ने सामान बेचा है तो क्या होंगे, हमारे पास यूएसए के डॉलर आएंगे, ठीक है। चलो जी, अब मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट और लेके चल रही हूँ, इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, थोड़ा पेन को और चेंज करते हैं, अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। थोड़ा सा मैं कह रही हूँ कि अब गुड्स हुए हैं $100 के, यूएसए को $100 की पेमेंट करनी है, तो इंडिया की करेंसी में उनको कितने रुपए मिलेंगे। अब मैंने कहा कि एक डॉलर 83 रुपये का है, तो $100 कितने रुपए के हो गए हैं, तो इट्स नॉर्मल, ये कितने की पेमेंट करेगा, 8300 इंडियन करेंसी में, है ना। तो दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री के साथ लेन देन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। रेट का मतलब ये हो गया है कि जो रेट अभी मैंने आपको बताया कि 83 रुपीज़ है, 80 रुपीज़ है, या फिर पीछे कम भी हो सकती है, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है। जैसे पाउंड में होती है, ठीक है, दिनार में होती है, सब कंट्री की करेंसी अलग अलग है ना। तो जिस भी कंट्री के साथ आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिस भी कंट्री के साथ आप ट्रेड करते हैं, वो कंट्री क्या करेगी, पेमेंट करने पड़ेगी उसको। तो वो क्या है, एक जो पर्टिकुलर रेट डिसाइड हो रहा है कि एक डॉलर का वैल्यू हमारे पास 83 रुपये है, ठीक है। और जो एक AED है, जो ये इसकी जो वैल्यू अभी फ़िलहाल 26 रुपये चल रही है, समझ पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो 26 है, 83 है, ये रेट है कि जब भी इंडिया के साथ ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी तो हमें इंडिया को या तो पेमेंट करनी पड़ेगी या रिसीव करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू डिसाइड की हुई है, समझ पा रहे हो। तो ये था छोटा सा एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये रेट कौन डिसाइड करता है, रेट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट आपकी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देन थर्ड है आपका हाइब्रिड भी बोलते हैं इसको, और एक मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। अब जब भी कभी हाइब्रिड आ जाता है, मैंने आपको क्या बताया था, शेयर वाले चैप्टर के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि हाइब्रिड शेयर भी होते हैं जिसके अंदर 2 का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे हाइब्रिड है तो दैट मीन्स यहाँ पे फिक्स्ड भी इन्वॉल्व है और फ्लेक्सिबल भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स्ड का मतलब क्या है, पहले फिक्स को समझेंगे, ठीक है। फिक्स का मतलब क्या है कि जो रेट हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, सारे के सारे रेट किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्सेस दैट मीन्स, मैंने कहा मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होते हैं। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है, डिमांड एंड सप्लाई से, ठीक है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहती है, जैसे जैसे सप्लाई कम होती रहती है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेट क्या रहने वाला है। तो फ्लेक्सिबल क्या है कि जो चेंज होता रहता है। गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स रेट डिसाइड करते हैं, इसकी स्टेबल पॉइंट है, ठीक है। हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। चलो इसको पढ़ेंगे। पहले इससे पढ़ने से पहले हमें 2 टॉपिक और पता होने चाहिए कि 2-3 वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, देन उसके बाद समझेंगे। अब मैं कहूँ कि पहले $1 आपको 70 रुपये में मिलता था। इंडिया करेंसी की केवल आपको 70 रुपये की ज़रूरत थी $1 को खरीदने के लिए, ठीक है। अब मैं 2 केस लेके यहाँ से चल रही हूँ, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या कहता है कि इन केस इंडिया की करेंसी
$1 को हमें नीड है, अब वो $1 कितने का हो गया है, 80 रुपये का हो गया है। मीन्स कि अब अपनी पॉकेट में से ना आपको 10 रुपये और लगाने पड़ेंगे $1 को खरीदने के लिए। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब हमारे देश की करेंसी क्या हो गई है, कम हो गया, दूसरे देश की करेंसी क्या हो गई है, बढ़ गई है। नजर आ रहा है फर्क नजर आ रहा है कि पहले $1 आपको 70 रुपये का मिलता था, अब वो वही $1 आपको कितने का मिल गया, 80 का। इसको एक अपने घरेलू एग्जाम्पल से लेते हैं। पहले नमक की थैली कितने की आती थी बच्चे? पहले नमक की थैली आपकी जो टाटा जो सॉल्ट है वो 15 रुपये की आती थी। आज वही नमक की थैली 25 में हो गई है। सेम क्वांटिटी, सेम पैकेजिंग, सब कुछ सेम, उसमें जो मटेरियल है वो भी सेम है। बट पहले क्या होता था, पहले वो 15 रुपये में आती थी, आज वो 25 रुपये में आ रही है। मीन्स की उसकी वैल्यू बढ़ गई है। साल्ट की, टाटा नमक की जो वैल्यू है बढ़ गई है। इसी तरह से जिस कंट्री की करेंसी बढ़ी है उसकी वैल्यू बढ़ी है। अब हमें तो ज़्यादा पेमेंट करने पड़ेंगे। अब जब भी किसी कंट्री की जो करेंसी है बढ़ जाती है तो दैट मीन्स हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, गिर रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? चलो जी, एक ये भी कंसेप्ट हो सकता है कि चलो कोई बात नहीं, पहले हमें $1 70 रुपये में मिलता था, बट आज $1 70 की बजाय मुझे 60 रुपये में मिल रहा है। वाओ, दैट मीन्स पहले आपको 70 रुपये पेमेंट करने पड़ते थे $1 के लिए, अब केवल 60 रुपये देने पड़ रहे हैं। आपके पास 10 रुपये बच रहे हैं। दैट मीन्स आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसे क्या कहेंगे हम, एप्रिसिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, एप्रिसिएशन कहेंगे। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, ये जो कंसेप्ट मैंने डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का समझाया, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट फोर्सेस। एक सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। क्या आपको कुछ समझ में आया? मार्केट फोर्सेस किससे रिलेट करती थी, फ्लेक्सिबल रेट से। क्लियर हो गया पॉइंट? दैट मीन्स जब भी फ्लेक्सिबल रेट की बात की जाए वहां पर कंसेप्ट एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है जी, चलो इसे से ही सिमिलर पॉइंट आ जाता है कि एक कंसेप्ट की डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। देखो पहले ना छोटे छोटे कंसेप्ट आपको समझाने पड़ेंगे, तभी तो आप इसके अंदर जो लिखे हुए वर्डिंग को समझ पाओगे। इट्स नॉर्मल। चलो अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर तो क्या था, रेट चेंज हो रहा था, कम हो रहा था, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, वो हमारे मार्केट फोर्सेस के कारण हो रही थी। मीन्स कि हमारे मार्केट के अंदर जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसकी वजह से वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी हमारे डोमेस्टिक करेंसी की। जब बात की जाए डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, कंसेप्ट एज इट इज सेम है। डेप्रिसिएशन में भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती थी, तो डीवैल्यूएशन में भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है। एप्रिसिएशन में भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है और रीवैल्यूएशन में भी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। बस फ़र्क बस इतना है, जो बढ़ने घटने का कंसेप्ट है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट के रोल होता है। यहाँ पे मेन रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का। और जहाँ पे रेट को फिक्स करने का रोल गवर्नमेंट का होता है उसे हम कौन सा रेट कहेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहेंगे। देखो इनके नोट्स भी बना रखे, मैं आपको बता देती हूँ, बट इन नोट्स को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, चलो जी, अब आपको ये पता है कि यहाँ पर फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ रहे हैं ना। चलो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर अब यहाँ पे रूल लागू हुए थे दो, कि किस बेस पर आप फिक्स रेट को फिक्स करेंगे। हाँ जी, किस रेट पर, किसके बेस पर आप रेट को फिक्स करेंगे। गवर्नमेंट के पास पहले दो ऑप्शन थे। देखो मैं आपको एक थोड़ी स्टोरी बताती हूँ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं 1944 के पास, क्योंकि इसको समझने के लिए ना आपको 1944 पे थोड़ा सा 2 मिनट की थोड़ी स्टोरी है, उसको समझो। ठीक है, देखो 1944 में क्या हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ब्रिटेन वुड स्टेट के अंदर।
ठीक है। और उस स्टेट में ये डिस्कस किया गया था कि जब भी कोई कंट्री किसी के साथ ट्रेड करेगी तो ट्रेड करने का रेट क्या होगा, रेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क था, क्या रेट होने वाला है, ठीक है। तो उस टाइम उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरे वर्ल्ड के 14 नेशंस के मेंबर इकट्ठा हुए थे और उन 14 नेशंस के मेंबर ने इकट्ठा होकर एक डिसीजन किया था। इन सब ने डिसीजन किया था, मिलकर डिसीजन किया था कि ट्रेड किस रेट में करने वाले हैं, ट्रेड किस रेट में करने वाले। तो उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि या तो हम क्या करने वाले हैं, गोल्ड को एक बेस मान लें, ठीक है, या फिर यूएसए का जो डॉलर है इसमें ट्रेड करेंगे। अब गोल्ड को बेस मानने का मतलब कि जब भी किसी कंट्री को ट्रेड करना होगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, गोल्ड को लाना है, अपने कंट्री के गोल्ड को लाना है, सामान खरीदना है और वापस चले जाना है। कहने का मतलब वहाँ पे गोल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी, ठीक है। फिर एक पॉइंट आया था कि यूएसए डॉलर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स जब आपको किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, यूएसए का डॉलर होना चाहिए। ट्रेड करोगे तो यूएसए डॉलर होना चाहिए। इफ इट्स नॉर्मल कि आपकी पॉकेट में, मैं कह रही हूँ कि आपकी पॉकेट में केवल 20,000 रुपये हैं, आपको नीड है 40,000 रुपये की, तो जब तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, समझ पा रहे हो। तो इस चीज़ का कई बार ऐसा होता है किसी कंट्री के पास 20,000 ही डॉलर है, उसे चाहिए 40,000 डॉलर सामान अपनी जनता को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो उसे सभी सामान मंगवाना पड़ेगा, बट है उसके पास केवल 20,000 डॉलर। तो इस केस के अंदर कि जो ये जो फिक्स रेट जो सिस्टम है ना, जो गोल्ड और यूएसए डॉलर का सिस्टम है, काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं चला, क्योंकि बहुत सारी ड्रॉबैक्स है, बहुत सारी डीमेरिट्स आई थी इसके अंदर, इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। इन सभी के कारण क्या किया गया था, 1976 के अंदर ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का जो कंसेप्ट है, इसको हटा के हम किसकी ओर चले गए थे, फ्लेक्सिबल की ओर चले गए थे 1976 के अंदर, ठीक है। चलो 1976 के बाद ये कहा कि अब फिक्स फुक्स कुछ नहीं है, अब हम किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, हम डिपेंड करेंगे मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेंगे। समझ पा रहे हो। चलो जी, अब तो ज़रा थोड़ा सा इसके नोट्स के ऊपर बढ़ते हैं। नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज क्या लिखा हुआ है, इट रेफर टू द फॉरेन करेंसी। ये वो फॉरेन करेंसी है, इट रेफर टू द ऑल द करेंसी। कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाह रहा है, उसे करेंसी चाहिए, और वही करेंसी चाहिए जिसके साथ वो ट्रेड कर रहा है। मान लो इंडिया ट्रेड कर रहा है यूएसए के साथ, ठीक है, इंडिया ट्रेड कर रहा है कनाडा के साथ, इंडिया ट्रेड कर रहा है यूके के साथ, इंडिया ट्रेड कर रहा है चाइना के साथ, ठीक है। तो इन सब के साथ वो ट्रेड कर रहा है, तो इनकी इंडिया के पास करेंसी होनी चाहिए। और ये करेंसी कौन हैंडल करके रखता है, इन करेंसी का जो रिजर्व है वो कहाँ होता है, आरबीआई के पास। क्योंकि आरबीआई के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि आरबीआई क्या स्टोर करके रखती है, फॉरेन कस्टडियन मेंटेन करके रखती है। जब भी रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन करेंसी की, तो आरबीआई अपने पास जो पोर्टली बनाई हुई है ना, कस्टडी बनाई हुई है, कस्टडियन बनाई हुई है, उसमें से उसका यूज़ करता है और उन पेमेंट, उनकी जो सामान भी मंगवाया है हमने, इंपोर्ट किया है, उन सब की क्या कर देगा, वो पेमेंट करेगा। तो सभी जितनी भी कंट्री है उन सब की करेंसी आरबीआई के पास है, सबको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरबीआई के पास है। समझ पा रहे हो। चलो जी, ये कह रहे हैं कि रेफर टू द ऑल द करेंसी अदर देन देयर इज अ डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। ये कहते कोई भी कंट्री है उन सब की करेंसी आपके पास हो रही है और आप उनकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। मान लो इंडियन करेंसी इज इंडियन रुपीज़ में है, वो आपको तो इसका तो पता होगा, ठीक है। ऑल द अदर करेंसी लाइक द यूएसए का क्या है, डॉलर है, ब्रिटिश का क्या है, पाउंड है, दुबई का क्या है, दिरम है, ठीक है। ये अलग अलग कंट्री के एग्जाम्पल ले रखे मैंने, जिससे आपको समझ में आया। हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, जो पर्टिकुलर रेट जो डिसाइड हो रहा है उसकी बात की जा रही है। ये कह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच
वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर, एक करेंसी दूसरी करेंसी के अंदर एक्सचेंज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए के है, यहाँ पे ये इंडियन रुपीज़ है, ठीक है। अभी फिलहाल 85 था, पता नहीं 83 था, 83 था, कोई भी लिखा हो समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि $1 की वैल्यू हमारे इंडिया की करेंसी कितनी यूज़ होने वाली है, 83 या फिर 85 यूज़ होने वाली है, ठीक है। और ये क्या है, दुबई का दिरम है, जिसको हम AED से डिनोट करते हैं कि एक दिरम की वैल्यू हमारे पास 22 है। तो ये जो 22 है, 23 है, ये क्या है, रेट है। तो इसी के हम कहेंगे जब भी हम एक्सचेंज करेंगे फॉरेन कंट्री के साथ, उस रेट के साथ डिसाइड करेंगे जो उनकी वैल्यू है, दैट्स नोन एज अ फॉरेन रेट, एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसके अंदर फिर दो कंसेप्ट आ जाते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, एप्रिसिएशन का है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, डेप्रिसिएशन का है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट रही है। इसके जस्ट अपोजिट क्या है कि रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन, राइट। बट फर्क बस इतना, ये मार्केट फोर्सेस से होता है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से होता है। चलो एग्जांपल देखते हैं। ये कहते हैं कि 2021 के अंदर सेम एग्जांपल है, एक कंसेप्ट मैंने लिया 2023 का, एक कंसेप्ट मैंने लिया 2023 का। एक में मैंने वैल्यू को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, एक में वैल्यू को मैंने घटा दिया, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, जो चीज़ पहले 76 रुपये में मिलनी थी अब वो मुझे 70 में मिल रही है, तो फ़ायदा ही है, समझ पा रहे हो, तो फ़ायदा ही है। और ये जो 6 रुपये का फ़ायदा है, दैट मीन्स हमारी मार्केट में क्या हो रहा है, एप्रिशिएशन हो रहा है ना। तो वैल्यू क्या हो रही है, ये एप्रिशिएट हो रही है। और इस केस में जो 76 की सामान जो हमें मिलता था पहले, वो कितने का हो गया है, 83 रुपये का हो गया। तो उस केस में हमारी कंट्री की जो करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है, समझ पा रहे हो। चलो जी, यहाँ पे हाँ, अब ये बढ़िया कंसेप्ट है। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ये जो गिलास रखा है, ठीक है, ये गिलास पहले क्या था, पहले 50 रुपये का होता था। नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये जो गिलास है ये कितने का है, 50 रुपये का। मैंने कहा कि इसका रेट बढ़ के 50 से कितना हो गया, 150 हो गया, 150 हो गया। तो आप ज़्यादा खरीदेंगे, बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। तो जब ये हो गया इंडिया की करेंसी की वैल्यू, पहले इतने में आपको इंडिया की करेंसी यूज़ होती थी $1 खरीदने में, अब इतनी हो गई है, तो क्या आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ नहीं होगी है? क्या आप दूसरे कंट्री से सामान खरीदोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या करोगे आप, दूसरी कंट्री को सामान बेचेंगे। और सामान बेचने को क्या कहते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल याद रखना है कि डेप्रिसिएशन के केस में हमारी जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट क्या है, वो बढ़ जाती है, और एप्रिसिएशन के केस में हमारी इंपोर्ट बढ़ जाती है, ठीक है जी। याद नहीं करना, आपको समझना है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। दोबारा से समझाती हूँ, एक सेकेंड, आ जाओ अपने कंसेप्ट के ऊपर। मैंने कहा कि ऊपर लिखा हुआ था ना, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, यस। अब यहाँ पर देखो, जो सामान पहले आपको 70 रुपये का मिल रहा था वो अब 80 का मिलने शुरू हो गया है। क्या आप किसी दूसरी कंट्री से परचेज करोगे, इतना महंगा सामान परचेज करोगे? बिल्कुल भी नहीं परचेज करोगे। तो क्या करोगे आप, ये करोगे कि हाँ, दूसरी कंट्री को बेचोगे ज़रूर, क्योंकि दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ी है, हम उसको सामान बेच रहे हैं, तो हमें उतनी ही ज़्यादा अमाउंट की पेमेंट रिसीव होने वाली है। तो डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होने वाला है, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, और एप्रिसिएशन के केस में हमारे इंपोर्ट्स, ये यहाँ पर इंपोर्ट बढ़ते हैं, और डेप्रिसिएशन के केस में हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। समझ में आ गया लॉजिक? ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ इस केस के अंदर डोमेस्टिक करेंसी कम हो रही है, तो क्या चीज को क्या बढ़ रहा है, फॉरेन करेंसी की क्या बढ़ रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एक कम हो रही है तो दूसरी कम बढ़ेगी। अब यहाँ पे ये डोमेस्टिक करेंसी बढ़ रही है तो हमारी क्या है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। इसी कारण से हम वहाँ से क्या कर रहे हैं, सामान मंगवाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्या पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। इंपोर्ट का मतलब क्या है, सामान को बाय किया जा रहा है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, सामान को सेल किया जा रहा है, जिससे आपको यहाँ पर पेमेंट रिसीव होगा, यहाँ पर पेमेंट को डन करना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, जितना सामान सस्ता होगा उतने पे हम खरीदने की कोशिश करेंगे। और सामान सस्ता कब होगा, जब दूसरी करेंसी की वैल्यू कम होगी। क्या ये तीनों कंसेप्ट समझ में आए? चलो बढ़ते हैं आगे।
यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई है, आप यहाँ पे ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने देखो स्टार भी लगा रखे, दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो ये स्टार दिखाई दे रहा है, ये स्टार इसलिए लगा है क्योंकि आपको मैं बता पाऊँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स आ गए, टाइप ऑफ देयर इज अ एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, सबको 1 बाय 1 करते हैं। चलो आ जाओ, सबसे पहले फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। उसको बात करने से पहले आपसे मैं एक बात पूछती हूँ कि पहले जो सामान है रेट था 10 रुपये, ठीक है, तो आपने सामान खरीदा 100 यूनिट, रेट बढ़ के 50 रुपये हो गया, तो सामान कितना खरीदोगे? परचेजिंग की क्वांटिटी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी ना, इट्स नॉर्मल। मैंने कहा कि यहाँ पर मेरी 75 क्वांटिटी होगी, यहाँ पे है क्वांटिटी, तो इसका अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करके दिखाऊँ आपको, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये है क्वांटिटी, यहाँ पर है रेट। मैंने कहा कि पहले तो रेट क्या था, यहाँ पर 10 था, फिर यहाँ पर हो गया 50, क्वांटिटी कितनी थी? 75 थी, यहाँ पे है क्वांटिटी 100। अगर मैं इसका ग्राफ को प्लॉट करूँ कि 10 के ऊपर 100 है, तो दैट मीन्स ये यहाँ पर आया, 50 के ऊपर 75 है, दैट मीन्स 50 रेट, जैसे ही मैंने रेट को इंक्रीज़ किया, मेरी डिमांड इस पॉइंट से आके यहाँ पर आ गई, दैट मीन्स डिमांड क्या है? कम होगी, जिसके कारण मेरी जो डिमांड कर्व है हमेशा डाउनवर्ड होती है। सेकंड कंसेप्ट आपको जो समझ के रखना है, ठीक है। कहने का मतलब जो डिमांड कम हो रही है रेट के बढ़ने से, इसकी वजह से जो डिमांड का कर्व है वो क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, ठीक है। चलो जी, बात की जाए सप्लाई के साथ, अगर रेट का रिलेशनशिप बताऊं सप्लाई के साथ, एक सेकेंड, सप्लाई के साथ अगर मैं रेट का यहाँ पे तो डिमांड के साथ था, डिमांड के साथ कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मैं रेट का सप्लाई के साथ करूं कि पहले रेट 10 था, तो सप्लाई क्या की आपने? 75 की। जैसे ही रेट बढ़ गया 50 रेट हो गया, तो सप्लाई क्या की? बढ़ गई है, क्योंकि डिमांड बढ़ी है, तो उसी के हिसाब से आपने सप्लाई भी बढ़ा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको बनाती हूँ रेट का और यहाँ पे सप्लाई का। यहाँ पे 10 के ऊपर कितनी थी? 75 थी। 50 के ऊपर कितनी थी? 100 थी। तो इसका रेट सप्लाई का कर्व हमेशा क्या होता है? अपवर्ड होता है, इसके साथ हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब जब भी मैं डिमांड की बात करूं तो डिमांड ऐसे नीचे गिरेगी और सप्लाई हमेशा ऐसे ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। और जो बीच का पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब मैं इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर जो रेट आएगा वो रेट ऐसा रेट होगा जो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे मैंने इसको क्यों समझाया? क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर इसी का यूज है। दो कंसेप्ट है। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? अब फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या ध्यान रखनी है बातें? सबसे पहली बात कि रेट कौन सेट करता है? गवर्नमेंट सेट करता है। दूसरी बात कि यहाँ पर डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, नॉट एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, क्योंकि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन किससे रिलेट करती है? मार्केट फोर्सेस से। फिक्स एक्सचेंज किससे रिलेट करती है? आपकी डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन से। दैट्स अ रीजन कि मैंने इसको पहले समझाया, ठीक है। चलो, मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया जिसके अंदर देखो, मैं पूछूं सप्लाई कर्व कैसे जाती है? मैम अपवर्ड की तरफ जाती है। एक सेकेंड भाई, अपवर्ड तो कुछ ज़्यादा है, अपवर्ड हो गया मेरा। मैंने कहा कि डिमांड कर्व किस तरफ जाती है? अपवर्ड की तरफ। सप्लाई कर्व किस तरफ जाती है? अपवर्ड की तरफ। डिमांड कर्व किस तरफ की ओर जाती है? ये डाउनवर्ड की तरफ। जो इनके बीच में पॉइंट बना है वो क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इसके सामने जो जाएगा वो क्या है? रेट है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे पहले रेट कितना था? 50 रुपये था। गवर्नमेंट क्या चाहती है? जानबूझकर गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करना चाहती है। अपनी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कब हो गई?
जब दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। इट्स नॉर्मल कि अब 50 रुपये है तो मैं इसको बढ़ा के 80 कर दूं, तभी तो डीवैल्यूएशन होगा, तभी तो डीवैल्यूएशन का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया, इसकी करेंसी को वैल्यू को बढ़ाया, जिसके कारण रेट यहाँ पर 80 यहाँ पर यहाँ हो गया। अब 80 रेट करने के कारण ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चेंज होगा ना। देखो कहाँ जाएगा, एक पॉइंट तो यहाँ आ गया और दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया, राइट। तो कहने का मतलब पहले जो डिमांड आपकी इतनी थी, अब वो प्राइस के बढ़ने से सब कुछ चेंज हो गया। ये कौन सी कर्व है, डिमांड कर्व है। प्राइस के बढ़ते ही डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले डिमांड इतनी थी, डिमांड शिफ्ट होकर इधर चली गई है ना। और सप्लाई क्या थी, जैसे ही प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी क्या हो गई है, बढ़ गई, वो आगे की तरफ मूव हो गई है। क्या आपको ये रिलेशन यहाँ पे यूज हो रहा है, यूज हो रहा है? ठीक है, मैं यही दिखाना चाह रही थी। तो यहाँ पर देखो एक और कंसेप्ट है जो आपको याद समझ के रखना है कि यहाँ पर आपको अब कितनी डिमांड हो रही है, ये डिमांड है और सप्लाई आपकी देखो कितनी है। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि डिमांड और सप्लाई के बीच में सप्लाई ज़्यादा है? जब भी डिवैल्यूएशन होगा, डिवैल्यूएशन दैट मीन्स फिक्स एक्सचेंज रेट के दौरान गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो दैट मीन्स डिवैल्यूएशन हो रहा है। डिवैल्यूएशन हो रहा है तो इस केस के अंदर हमारी क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, हमेशा एक्सेस होती है। ठीक है, चलो थ्योरी भी करेंगे, कैसे लिखते हैं वो भी हम बात करेंगे, पहले कंसेप्ट समझते हैं। देन उसके बाद एक और मैं कंसेप्ट आपको समझाती हूँ। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि सप्लाई है, ये इस तरफ ऐसे डिमांड जाती है, राइट। बीच वाले सेंटर के पॉइंट से क्या होता है, यहाँ से रेट डिसाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 50 रुपये रेट था। अब मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट ने 50 रुपये की बजाय, पहले 50 था, अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाना चाहती है, जानबूझ के वो बढ़ाना चाहती है। तो क्या कर रही है वो, उसने क्या किया, 40 रुपीज़ अपने करेंसी की वैल्यू रख दी, सॉरी फॉरेन करेंसी की वैल्यू सेट कर दी है। तो यहाँ पर क्या है, 40 नीचे आएगा। अब जैसे ही 40 नीचे आया दैट मीन्स अपनी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। और करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है तो देखो फर्क बचे, तो इक्विलिब्रियम भी पॉइंट भी क्या होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। राइट, अब देखो रेट जैसे ही कम हुआ डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड के साथ रेट का रिलेशन क्या है, रेट का डिमांड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब मैं रेट को ऊपर नीचे कर रही हूँ तो डिमांड बढ़ गई है, डिमांड यहाँ पे आ चुकी है, सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले कितनी थी, इतनी सप्लाई थी, दैट मीन्स सप्लाई आपकी इधर आ चुकी है, डिमांड आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। तो देखो इसमें क्या नज़र आ रहा है कि आपकी सप्लाई कितनी रह गई है, इतनी, और डिमांड कितनी रह गई है आपकी, इतनी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सप्लाई। तो रीवैल्यूएशन के कंसेप्ट के अंदर आपकी जो डिमांड है, आपकी डिमांड क्या है, वो ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के कंपैरिजन में। आ जाओ भाई थ्योरी पे आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर जो रेट है मेंटेन की जाती है बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, गवर्नमेंट क्या सेट करती है, एक हायर लेवल या फिर एक लोअर लेवल सेट कर देती है। देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। बट इक्विलिब्रियम जो पॉइंट जो हमने सेलेक्ट किया था ना ऐसे करके, वो तो मार्केट फोर्सेस से आया था, बट गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या करने चाह रही है, रेट को सेट करना चाह रही है। एक हायर लेवल पॉइंट सेट कर दिया, एक लोअर लेवल पॉइंट सेट कर दिया, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई के अंदर चेंजेस आए हैं, वेरिएशंस आए हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड का पॉइंट हो गया। क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड सेट बाय द गोल्ड टर्म एंड देयर इज अ ब्रिटन वुड सिस्टम। अब ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस जो ब्रिटन वुड स्टेट में हुई थी, तो वो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसका नाम उसी से पड़ गया, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस।
ठीक है। अब पहले गोल्ड की टर्म का पॉइंट समझते हैं कि ये कहते हैं कि एवरी एंड ईच कंट्री वाज टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म ऑफ द गोल्ड। हर एक कंट्री ने अपनी वैल्यू किसके हिसाब से रख दी थी, गोल्ड के अकॉर्डिंग रख दी थी। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, मैंने कहा कि जो छोटा सा एग्जाम्पल है, वैसे अब एट प्रेजेंट ऐसा आता नहीं है, अब तो 50-60 के करीब पहुंच चुका है, वो भी 10 ग्राम सोना। मैं 1 ग्राम सोने की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि 1 ग्राम सोना 1000 रुपये में आ जाते हैं। ये तो हमारा हो गया इंडिया का एग्जाम्पल। वही मैं कहूँ कि यूएसए की बात की जाए, यूएसए में 1 ग्राम सोना कितने का आता है, उन्होंने कहा कि हमारा तो 10 ग्राम सोना आता है। सॉरी 1 ग्राम जो सोना है वो $10 में आता है। अब देखो यहाँ पर जब ऐसा होता है ना, यूनिट सेम है, इन दोनों को हम इक्वल पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कंट्री टू कंट्री, है ना। गोल्ड के बेस पर हम दूसरी कंट्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। यस, कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, ये दोनों इक्वल है, इनको कट करके इनको एक दूसरे के इक्वल रख दिया। फिर मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन किया, 0 से 0 कट हो गया, तो दैट मीन्स $1 हमारा 100 रुपये का पड़ रहा है। दैट मीन्स हमें $1 अगर हमें लेना है ना, तो हमारी पॉकेट से 100 रुपये जाएंगे। समझ पा रहे हो। इसी तरह से और बहुत कितने एग्जाम्पल ले लो। मैंने यूएसए डॉलर का मैंने क्या किया, दुबई का दिरहम के साथ हमने कंपैरिजन कर लिया, जिसके कारण हमें क्या नज़र आया कि अगर दिरहम लेना है हमें, तो सॉरी डॉलर लेना है दिरहम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें 10 दिरहम देने पड़ेंगे। कहने का मतलब गोल्ड एक ऐसी पॉइंट फिक्स कर दिया जिसके साथ सभी कंट्री अपनी करेंसी की कंपैरिजन करेंगे, और उनके कंपैरिजन के बेस पर हम अदर कंट्री की करेंसी को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। ब्रिटेन वुड सिस्टम की अगर बात की जाए, ब्रिटेन वुड सिस्टम में क्या होता था, इसके अंदर हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती थी बहुत सारी, मतलब कि थोड़ा सा ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी। जैसे कि हम अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते टाइम भी करते हैं ना, एडजस्टमेंट्स नीचे दी होती है, वैसे इसमें भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एडजस्टेबल पैक्ड सिस्टम ऑफ देयर इज अ एक्सचेंज रेट। डिफरेंट करेंसी वर रिलेटेड टू देयर इज अ वन करेंसी। सभी करेंसी को एक करेंसी के साथ रिलेट किया जाता था। उस करेंसी का नाम क्या था, यूएसए डॉलर। यूएसए डॉलर वाज असाइन द गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स प्राइस। सब ने ये फिक्स प्राइस के पॉइंट है, तो इट्स नॉर्मल कि यहाँ पर फिक्स पॉइंट ही होगा। इसका मेन पर्पज़ क्या था, बेसिक पर्पज़ अगर बात करूँ, बेसिक पर्पज़ क्या था कि मार्केट के अंदर क्या लेके आनी है, स्टेबिलिटी लेके आनी है। ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक सेकेंड, मेरिट्स और डीमेरिट्स में भी मैं साथ करवा देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्लेक्सिबल रेट पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम फिक्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको पेज के ऊपर लेके आती हूँ। अब दिखाई दे रहा है, चलो। सबसे पहला जो पॉइंट है, इसकी मेरिट क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की मेरिट की बात की जा रही है। सबसे पहला मेरिट क्या है कि इसके अंदर स्टेबिलिटी, एक सेकेंड, मार्केट स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। अब मैंने कहा कि हमारे फॉरेन करेंसी कितने की रहने वाली है। एक सेकेंड भाई रुक जा ना, ये भाग पता नहीं क्यों रही है बुक। मार्केट के अंदर आपने रेट फिक्स कर दिया, 50 नहीं कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। 50 नहीं कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। जो 40-80 सेट कर रहे हो, ये क्या है, फिक्स है, सबको पता है। अब नॉर्मल सी बात है, मैंने कहा कि मेरी कंपनी का जो रेट है ना, वो 80 और 40 ही रहेगा, 80 रहेगा, सॉरी मैक्सिमम पॉइंट 80 रहेगा। तो लोगों को जब पता चलेगा कि इसका इतना पॉइंट ही रहने वाला, तो क्या इन्वेस्ट जब करेंगे तो उनका रिस्क कम हो सकता है। अब आज के टाइम में अगर बात की जाए स्टॉक मार्केट की, ठीक है, बंद, मैं कह रही हूँ कि अभी आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है ना, अगली 2 मिनट का नहीं पता कि आपको लॉस भी दे सकती है। वो टोटली डिपेंड होती है किसके ऊपर, मार्केट फोर्सेस के ऊपर। बट क्योंकि देखो यहाँ पे कितना हाई रिस्क है, इस रिस्क को कम करने के लिए मार्केट के अंदर रेट को क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया, जिसके कारण आपका रिस्क जो है वो भी क्या है, कम हो गया।
पहला पॉइंट आ गया स्टेबल का, दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जाए तो ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या कह रहा है कि आपको ये पता है कि फिक्स है रेट, तो आप इन्वेस्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा क्या होने वाली है, अपने कैपिटल का बहुत अच्छे से यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनली के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कंट्री की भी क्या होगी, वो ग्रोथ होगी। और मोबिलिटी का मतलब क्या आता है कि जो पैसा है वो आज हमारी पॉकेट से मार्केट में गया, मार्केट से कहीं और जाएगा, मीन्स कि वो पैसा यूज़ हो रहा है, किसी किसी डिफरेंट फॉर्म में यूज़ हो रहा है, बट यूज़ ज़रूर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, पॉलिसी से क्या समझते हैं, एक तो नॉर्मल सी बात है आरबीआई सेट करती है पॉलिसी, एक कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट सेट करती है। आरबीआई कौन सी पॉलिसी सेट करती है, बताओ मुझे, आरबीआई कौन सी पॉलिसी सेट करती है मैम, मॉनेटरी पॉलिसी सेट करती है। गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी सेट करती है, फिस्कल पॉलिसी सेट करती है। पढ़ा था आरबीआई वाले चैप्टर के अंदर एसएसआर, सीएलआर, ठीक है, एसएलआर, सीआरआर, ये पढ़ा था, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये तभी स्टेबल होगी जब आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म में ये पता है कि इकोनॉमिक में पैसा इतना जा रहा है, इतना आ रहा है, ये सभी तभी स्टेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसकी मेरिट का, कि यहाँ पर डीवैल्यूएशन की हेल्प से क्या होता है, कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी जो क्या है उसकी वैल्यू कम हो रही है, तभी तो उसे हम डीवैल्यूएशन कह रहे हैं। डोमेस्टिक की करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, दैट मीन्स फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। फॉरेन करेंसी की वैल्यू जब बढ़ती है और अपनी वैल्यू कम होती है, हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्सपोर्ट। दैट मीन्स कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डीवैल्यूएशन करते हैं, मीन्स कि अपनी खुद की करेंसी को कम कर देते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। नॉर्मल सी बात है, बाहर वाले लोगों के लिए हमारा सामान हम चीपेस्ट पड़ेंगे, हमारी कंट्री चीपेस्ट पड़ेगी। पहले जो सामान उनको 83 रुपये में लेना पड़ता था, अब वो सामान 76 में लेना पड़ेगा, मीन्स कि दूसरी कंट्री के लिए हमारी कंट्री से सामान खरीदना सस्ता रहेगा। अब जब हम सेल कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। और जब हमने एक्सपोर्ट किया है तो दूसरी कंट्री से हमें क्या मिलने वाला है, पेमेंट मिलने वाली है। और पेमेंट वो किस में मिलेगी, हमें पेमेंट मिलेगी उनकी कंट्री की करेंसी में। मान लो मैंने यूएसए के साथ डीलिंग करी है तो मुझे यूएसए के डॉलर्स की रिसीव होंगे, और यूएसए डॉलर रिसीव होंगे तो दैट मीन्स हमारा रिजर्व भी क्या रहने वाला है, बढ़िया तरह से मेंटेन रहने वाला है। मीन्स कि अपने रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, अपनी कंट्री के अंदर फॉरेन की इन्वेस्टमेंट होने के लिए हम क्या करते हैं, डीवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लेशन को चेकआउट की बात की जा रही है, यही होगा ना, एक सेकेंड, अ चेक ऑफ द इन्फ्लेशन, चेक ऑन इन्फ्लेशन। अगर महंगाई हो रही है तो उसको भी वो मेंटेन करता रहता है। तो देखो फॉरेन फिक्स एक्सचेंज रेट की मेरिट्स भी होगी, इसी के साथ साथ हम डीमेरिट्स भी कर लेते हैं। एक सेकेंड, चलो डीमेरिट की बात की जाए तो सबसे पहले जो डीमेरिट क्या है, रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स। अब देखो, अब हमें ये भी हो सकता है कि जो फॉरेन करेंसी ने, फॉरेन जो कंट्री की जो करेंसी है वो बढ़ रही है, फिर भी हमें कोई ऐसे सामान हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है एक्सपोर्ट तभी करेंगे ना जब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, जब हमारे पास प्रॉपर वे में इक्विपमेंट होंगे, उस चीज़ को तभी आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, तभी आप सेल कर पाएंगे, है ना। कुछ एक आइटम के तो होती है ना ऐसे, तो उनके लिए भी हमें क्या चाहिए, हमने क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उस कंट्री की करेंसी होनी चाहिए। उस कंट्री की करेंसी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर भरपूर मात्रा में रिजर्व होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं, जब आप घर से भी नॉर्मल स्कूल के लिए निकलते हैं, कॉलेज के लिए निकलते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा आपकी पॉकेट में ना 10-15 रुपये होने चाहिए, 15 तो कम हो गए, 10 भी कम हो गए, 50-100 रुपये होने चाहिए। क्यों, इवन आप अगर साइकिल स्कूटी पर जा रहे हो तो वहाँ से पंचर हो जाए, है ना, तो आप उसको ठीक करवा के घर तो लेके आ सकते हो ना, तो आपकी पॉकेट में इतने सफिशिएंट अमाउंट में पैसे होने चाहिए, राइट। तो क्या है, आपके पास रिजर्व जो है ना फॉरेन करेंसी का,
वो भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। जो इस पॉइंट को फुलफिल करेगा तभी बेनिफिट होगा। और ये बहुत सी नॉर्मल सी बात है, इतना रिजर्व इकट्ठा करके रखना थोड़ा सा मुश्किल की बात होती है। नेक्स्ट क्या है, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एलोकेट करना, मीन्स की जो बांटा जा रहा है, वितरित किया जा रहा है, वो इनएफिशिएंट है। क्यों? अगर नॉर्मल सी बात है, अगर हमारे पास रिजर्व ही कम है तो क्या बाकी सभी आइटम्स के ऊपर इतना इंपॉर्टेंस दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, ये सभी जो डीमेरिट्स है ना, तो नॉर्मली क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रही है। ठीक है, तो स्मॉल साइज ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, आपको पता है अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी इंडिया की जो यूपी स्टेट है, इंडिया का जो यूपी स्टेट है, यूपी स्टेट की जो पॉपुलेशन है और जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्स एक दूसरे के इक्वल है। देखो ये तो पूरा इंडिया का एक स्टेट है और यहाँ पे पूरा पाकिस्तान हो गया। यहाँ पर देखो कितनी ट्रांजेक्शन होती होगी, कितनी से कितना दे पा रहा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे कर पा रहा होगा, थोड़ी सी तो दिक्कत होती होगी उस स्टेट को भी, उस कंट्री को भी। तो नॉर्मल सी बात है, जिस एरिया के अंदर, जिस कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही मतलब थोड़ी सी कंसाइज है, थोड़ा सा कम लेवल पे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो वहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत होती है, गवर्नमेंट को अपने रेट फिक्स करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डिसकरेज ऑफ वेंचर कैपिटल, ये वेंचर कैपिटल को डिस्करेज करता है, क्योंकि वेंचर कैपिटल का मतलब वो कैपिटल होता है जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना, और उसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेज, जो प्राइवेट सेक्टर वाले पर्सन क्या करते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, सेटअप करने के लिए, उसे प्रॉपरली रेस्ट्रिक्ट किया गया है गवर्नमेंट ने। बट इसकी जो परमिशन है कहाँ पे दी गई है, फ्लेक्सिबल के अंदर। तो वेंचर कैपिटल वो कैपिटल होती है जब किसी स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेशन के सेटअप के लिए कभी प्राइवेट पर्सन उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेंचर कैपिटल कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट may not be इक्विलिब्रियम रेट। अब मैंने आपको एक ड्राफ्ट प्लॉट करके बताया था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हमारा यहाँ है, गवर्नमेंट अपने रेट कभी बढ़ा रही है कभी कम कर रही है, जिसके कारण जो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट से पॉइंट क्या हो रहे हैं, अलग थलग हो रहे हैं, जिसके कारण से ये कभी भी इक्विलिब्रियम रेट के ऊपर भी नहीं आता है। समझ पा रहे हैं? तो ये तो हो गए इसकी मेरिट और डीमेरिट। चलो कहाँ पहुंचे हुए थे, यहाँ पर, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। यहाँ पर आपकी हो गया पॉइंट हमारा फिक्स्ड, जो एक्सचेंज रेट का जो पॉइंट था वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड एंड द कैपिटल मूवमेंट अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स इन द टर्म ऑफ द सम। तो अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए हर एक कंट्री क्या करती है, फिक्स रेट, गवर्नमेंट क्या करती है, उसका रेट फिक्स कर देती है, जिसे हम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कहते हैं। मतलब कि जो भी वैल्यू क्या कर दी जाए, फिक्स की जाए दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू के हिसाब से, उसे हम पिगिंग कहते हैं, पैगिंग कहते हैं। अगर वो गोल्ड अगर वो वैल्यू की करेंसी की जो वैल्यू है फिक्स की जाए इन टर्म ऑफ द अदर करेंसी, उसे हम कहते हैं, या फिर गोल्ड की टर्म में उसको फिक्स कर दिया जाए, उसे हम पार्टरी वैल्यू ऑफ करेंसी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट? ये था आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्लेक्सिबल को पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं जो आपको ये कंटेंट है, ये जो विद एग्जांपल आपको समझाया जा रहा है, वो आपको समझ में अभी भी आ रहा होगा। ठीक है, चलो जी, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। ₹9 जो है इसका रेट है पर PDF। आपको कोई भी PDF आप अगर आप लेना चाहते हैं, इवन वो बिजनेस की है, अकाउंट्स की है, इकोनॉमिक्स की है, वो PDF आप ले सकते हैं ओनली ₹9 में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।